नमस्कार, मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कोरोना के बाद जिस सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा रिकवरी देखी वो था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये करीब करीब 400 साल शब्द पुराना है ये, और इसका मतलब ये है कि रियल, वास्तविक, सच वाला, और एस्टेट मतलब स्टेटस, मतलब कि जिसके पास रियल एस्टेट है उसके पास रसूख है। और ये जो रसूख था ये पोर्टफोलियो में देखी, क्योंकि कोरोना के बाद धड़ाधड़ घर बिके, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एक तरह से बूम आ गई। और रियल एस्टेट की बिक्री बढ़ने के साथ साथ नए लॉन्चेस बढ़े। नए लॉन्चेस बढ़ने के बाद हमने देखा कि जो शेयर थे उन्होंने चौतरफा रफ्तार दिखाई, गजब की कमाई लोगों की हुई। लेकिन एक दिक्कत कहीं न कहीं आगे खड़ी होगी, क्योंकि पिछले साल मई में हमने ब्याज दरों को बढ़ते हुए देखा। रेपो रेट में उसके बाद से करीब 2.5% के आसपास का इजाफा हो चुका है। और पॉलिसी जब कल आई तो ये उम्मीद की जा रही थी कहीं शायद कोई राहत की कोई खबर मिल जाए, लेकिन रियल एस्टेट उससे थोड़ा सा अछूता रह गया। अब सवाल यह है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा है कि शेयर भाव थोड़े से नीचे आ रहे हैं, तो क्या ये जो गिरावट है क्या ये टेम्पररी है, क्या ये अस्थायी है, या फिर किसी खतरे के संकेत है? क्या रियल एस्टेट की नींव थोड़ी सी दरकने लगी है, क्या इसके संकेत मिल रहे हैं? इस पर आज हम करेंगे मार्केट गपशप, और रियल एस्टेट की रियल पिक्चर आपके हम सामने रखेंगे। हर एक एंगल से इस सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर अभी भी आपके लिए वैल्यू बनती है, उसमें निवेश के लिए मौका बनता है। हमारे एक्सपर्ट गौरांग शाह को भी जोड़ेंगे और इसमें आपसे हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए रियल एस्टेट में मौके कहां पर बन रहे हैं, कौन से शेयर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, छोटे वाले रियल एस्टेट प्लेयर या फिर बड़े वाले प्लेयर, लग्जरी वाले या अफोर्डेबल वाले, मौके कहां पर है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आप कंप्लीट देखिए। उसके बाद सच में आपकी पूरी की पूरी पिक्चर ये साफ हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। और आज इस खास गपशप में हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले वामाक्षी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये बताइए कि रियल एस्टेट जो शेयर धमाकेदार तौर पर चले हैं, थोड़े थोड़े से नीचे आ रहे हैं, ये बताइए कि आपके हिसाब से वामाक्षी ट्रिगर क्या लग रहा है? क्या रियल एस्टेट आपको लग रहा है कि अभी तो डिमांड बहुत मजबूत है, कोई संकट के ऐसे बादल नहीं है, कुछ ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं यहां से? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हाल ही में हमने देखा था FY23 में काफ़ी रिकॉर्ड प्री सेल्स आए हैं रियल एस्टेट कंपनीज़ की तरफ। काफ़ी धमाकेदार लॉन्चेस भी कर रहे हैं कंपनी, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी सारे कंपनीज़ की तरफ से जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी जल्दी बिके जा रहे हैं। तो हाल ही में हमने देखा था लॉन्चेस तो है ही अच्छे, मगर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉमेंट्री भी आ रही है मैनेजमेंट्स की तरफ से वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे कि FY24 भी FY23 की तरह काफ़ी मजबूत रहेगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी का कहना है कि करीब 15 to 20% का प्री सेल्स ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लार्जली आगे चलते हुए Q1 में अगर हमने देखा उनके जो रियल एस्टेट के नंबर्स आए थे प्री सेल्स के, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा था, क्योंकि Q4 में जनरली सबसे हाई बेस क्रिएट होता है और उसके बाद थोड़ा एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन ज़रूर नजर आया था। मगर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लॉन्चेस प्लान्ड है आगे चलते हुए, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम तो बिल्डअप होता हुआ नज़र ही आ रहा है। और इनफैक्ट मैनेजमेंट का कमेंट्री भी यही सजेस्ट कर रहा है कि आगे भी डिमांड मोमेंटम जारी रहेगा। और इनफैक्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स के आप व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप देख रहे हो काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं, और वहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी सारी भीड़ भी जमा हो रही है प्रोजेक्ट बुकिंग करने के लिए। तो प्रोजेक्ट बुकिंग को लेकर अभी भी काफी ज्यादा उत्साह है वामाक्षी। वैसे आप ये बताइए कि आप जिस एरिया में से आती हैं, मुंबई ट्रैवल करके, वहां पर कुछ अंदाजा प्रॉपर्टी के रेट्स क्या चल रहे हैं? जी, प्रॉपर्टी के रेट अगर हम देखें तो काफ़ी महंगे हो गए हैं सारे घर। अभी घर खरीदना तो जैसे ड्रीम ही रह गया है। अभी काफ़ी बढ़ गए हैं भाव ओवरऑल सारे प्रॉपर्टीज़ के। हम देख रहे हैं कि सारे ही भाव एकदम हाइक हो गए हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो आगे भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, तो दर्शकों को हम बता दें कि वामाक्षी जिस एरिया से आती है मुंबई में, वो सिर्फ देश का नहीं बल्कि दुनिया के जो सबसे कुछ गिने चुने जो महंगे इलाके हैं वहां से ये ट्रेवल करके आती हैं। और रियल एस्टेट पे आज खास चर्चा के लिए इस खास मकसद से हमने वामाक्षी को जोड़ा है। अपने एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं और
रियल एस्टेट पर आपको बहुत ही वैल्यूएबल आज अपने इनपुट्स शेयर करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम ये गपशप करेंगे और इस गपशप का मतलब मकसद ये है कि आपके लिए जो हाल फिलहाल जो करेक्शन आए हैं उसको समझें, ट्रिगर्स क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, क्या इस तेजी के मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा इस सेक्टर, इन सब कुछ सारे मसलों पे हम चर्चा करेंगे। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर। आप सर ये बताइए कि रियल एस्टेट हमने देखा कि प्री सेल्स के जब जब जबरदस्त आंकड़े आए, हमने बहुत तेजी देखी, लगातार लॉन्चेस हो रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनियां अपने आप को ना डाइवर्सिफाई बहुत अच्छे से कर रही हैं। आज DLF की जो खबर आई है कि मेदांता के साथ इन्होंने करार किया है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो अलग अलग सेगमेंट में एंटर कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है क्या उतना ही आकर्षक है, या फिर कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो थोड़ी सता रही हैं, थोड़ा उसको लेके सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और निवेशकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये कुछ समय पहले बहुत ही हाई बीटा सेक्टर माना जाता था। हाई बीटा का मतलब होता है यहाँ पर उठापटक बहुत होती है, और अनुशासन को लेकर के काफी कुछ कमियां थी, क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम आए इस क्षेत्र में और फिर हवा के चलते गायब भी हो गए। जो दाम चल रहे थे इस कंपनियों के शेयर के एक समय पर शेयर बाजार में, वहां से घट करके इक्का दुक्का दाम रह गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्षेत्र अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाई बीटा यानी कि उठापटक ज्यादा होती है, ध्यान रखें। दूसरी बात, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी बैलेंस शीट जिनकी मजबूत हो, ऋण को लेकर के ज्यादा बड़े स्तर ना हो, डेट कम हो, और जिनकी क्षमता प्रोजेक्ट्स को निर्णायक तरीके से कंप्लीट करने के लिए ज्यादा हो, ऐसी मैनेजमेंट वाली कंपनियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें। दूसरी बात, आपने RBI की तरफ से कल जो घोषणाएं हुई क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, उसमें उम्मीद जगाई कि शायद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ हो। उससे ज्यादा अभिषेक मेरे ख्याल से केंद्रीय सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी अनुमतियां इन सब कंपनियों को लगती है, एक प्रोजेक्ट नया अगर लॉन्च करते हैं तो उसके लिए जो अप्रूवल्स लगते हैं वो बहुत सारे होते हैं, करीबन 30-35 से ज्यादा अप्रूवल लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग विभागों से इनको बात करनी पड़ती है और वहां से जो अनुमतियां हैं वो आने को समय लगता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां जो है उनको काम करने में और सहूलियत हो जाएगी। रेरा के चलते अनुशासन काफी हद तक आया है, और मेरे ख्याल से इसको अगर पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर लागू होता है तो मेरे ख्याल से जो दिक्कतें थी, जहां पर एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते थे और वो पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देते थे, वो जो गुंजाइश थी अब हट गई है। लेकिन वहां पर पूर्ण रूप से पारदर्शिता आनी जरूरी है। सेक्टर अच्छा है, लेकिन मजबूत कंपनियों पर आप ध्यान दें, क्योंकि इस सेक्टर में कमजोर इक्का दुक्का मूल्यांकन वाली कंपनियां ज्यादा है, जहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छी कंपनियां हैं, वैल्यूएशन वाला एक पॉइंट कहीं ना कहीं है, लेकिन जरा रियल एस्टेट के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, उससे न सिर्फ आपके इस सेक्टर में दिलचस्पी बनेगी, बल्कि इसको और बेहतर ढंग से समझने में कि भविष्य कितना उज्जवल है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर हम 2030 तक अनुमानित बिक्री की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ डॉलर की बिक्री की उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका आपके लिए इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। 2025 तक अगर हम जीडीपी में हिस्से की बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की तो 13%, जी हां 13%। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि रियल एस्टेट वो सेक्टर है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की तरक्की की सही पिक्चर को भी दिखाता है। और इसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट पर ऐसे बहुत सारे सेगमेंट से डिपेंडेंट हैं जो पूरी तरह से, हाउसिंग अगर ना चले, वहां पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो शायद सेक्टर भी दिक्कत में आ जाएंगे। FMEG, टाइल, पेंट, सेरेमिक, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं, स्टील, जो हेविली डिपेंडेंट हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर। करीब करीब अगर आंकड़े गिन के बताएंगे, वामाक्षी थोड़ा समझेंगे भी, करीब करीब 40-50 ऐसे सेक्टर्स हैं, छोटे मोटे हम जोड़ दें अगर, जो इस पर डिपेंडेंट थे, तो निश्चित तौर पर एक जीडीपी का बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और इसके अलाइड जो सेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। शहरों में रहने वाली जो आबादी है वो तकरीबन 50% से ज्यादा हो गई भारत में।
सबसे ज्यादा शहरीकरण वाले जो देश हैं दुनिया में उसमें भारत शामिल हो चुका है और कहीं ना कहीं जो बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छी नौकरी, पढ़ाई, रोजगार, इन सब मसलों के लिए जो माइग्रेशन हो रहा है उसने कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को बूम देने का काम किया है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग आंकड़े बताएंगे, FY23 यानी कि जो वित्त वर्ष अभी बीता है वहां पर देश के टॉप 7 जो शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, इनको मिलाकर टॉप 7 शहरों की जो बिक्री रही है वो रही है करीब करीब 3.5 लाख करोड़ की। 3.5 लाख करोड़, जी हां, बहुत बड़ी रकम होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस 3.5 लाख करोड़ में MMR यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है करीब करीब 48% का, यानी कि आधा। ग्रोथ के मामले से पुणे आगे है। तो ये सारे आंकड़े आपके सामने रखने का मकसद ये है, उसका प्रायोजन यही है कि आप जरा समझें कि रियल एस्टेट क्यों अहम है। लेकिन गौरांग सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि हमने रियल एस्टेट में तो ये आंकड़े बता दिए लोगों को, क्या ग्रीन शूट्स है वो भी बता दिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल जो फैसला आया है RBI का ब्याज दरों को लेकर, 3 बार से लगातार स्टेटस को मेंटेन्ड है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर उम्मीद कर रहा है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रही है, क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है क्या आपके हिसाब से? देखिए, इस पर टिप्पणी करने से पहले एक और चीज जो आपने बात बताई वो 100% सही है अभिषेक, लेकिन और एक जो निर्णायक तरीके से एक सकारात्मक सा असर रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो वो है, ये सेक्टर मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा सबसे ज्यादा रोजगार खड़ा करता है, क्योंकि निर्माण, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए आपको मजदूरों की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्षेत्र न तो सिर्फ बाकी सब सेक्टर्स को योगदान देने के लिए काबिल बनाता है, लेकिन बेरोजगारी है उसको हटाने में भी इस सेक्टर की एक अहम भूमिका रहती है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर ब्याज दरों को लेकर के। तो पिछले कल को लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के पिछले 3 क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, ब्याज दरों को लेकर के एक विराम लिया गया है। और ये जो छोटी मोटी खाने पीने की पदार्थ, फल सब्जियों के, अनाज के दाम जो बढ़ रहे हैं, अगर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं ऊपर टिके रहे तो अनुमान यह है कि आने वाले भविष्य में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो महंगाई की दर है वो धीरे धीरे और भी नीचे आना शुरू करेगी। और अगर ऐसा होता है तो शायद अगले साल, मैं बात कर रहा हूं कैलेंडर साल की 2024 की, पहले 3 या 4 महीनों में जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी वहां पर शायद अगर परिस्थिति सुधरी तो ब्याज दरों में कटौती आते हुए दिखेगी। एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं, अगर महंगाई ने ज्यादा परेशान नहीं किया। उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से जिन लोगों को घर लेना है उनको सहूलियत इसलिए हो जाएगी क्योंकि उनके जो EMIs होते हैं जो हर महीने उनके अकाउंट में से जाते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्याज दरें कम होती है। दूसरी तरफ अब बाकी शहरों में तो रीडेवलपमेंट होता ही है, लेकिन बंबई जैसे शहर में अभिषेक, जहां पर बहुत सारी पुराने इमारतें हैं, 1940, 1950, 1960 की इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, जो करीबन ग्राउंड प्लस 2 या ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 के इमारतें हैं, वो रीडेवलपमेंट हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, क्लस्टर रीडेवलपमेंट को भी बहुत बड़ा बढ़ावा राज्य सरकार महाराष्ट्र दे रही है। तीसरी या चौथी बात, क्लस्टर डेवलपमेंट, यानी कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जहां पर 6, 7, 8, 10 बिल्डिंगें एक साथ है और जो पुराने हो चुके, उनकी भी क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो रही है या फिर सोसाइटी रीडेवलपमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है ये सब रियल एस्टेट कंपनियों को आकर के इसमें भाग लेने के लिए और अपनी जो बैलेंस शीट है, तिमाही नतीजे है, उसको सुधारने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अच्छी मजबूत कंपनियों पर ध्यान रखें और जो अप्रूवल्स लेने हैं, नंबर ऑफ अप्रूवल्स, उनकी सूची थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रूवल्स बहुत सारी होती हैं, हालांकि सरकार ने कोशिशें बहुत सारी की हैं और अप्रूवल्स की संख्या में भी खासी कमी आई है, लेकिन अभी भी चीजों को थोड़ी सी आसान बनाने की जरूरत है। हालांकि रेरा आने के बाद न सिर्फ रेगुलेशन बेहतर हुआ है, उसके अलावा बहुत सारी चीजों को भी हमने सुधरते हुए देखा भी है। एक काम करते हैं जरा, अब गौरांग सर चूंकि बार बार कह रहे हैं कि जो मजबूत कंपनियां उन पे आप फोकस कीजिए, लेकिन मजबूत जो कंपनियों की लिस्ट है ना वो भी लंबी है, कई बार आप ना कंफ्यूजन फंस जाएंगे कि आखिर लेना क्या है। एक बार शेयरों की लिस्ट रखते हैं और उसके रिटर्न आपको बताते हैं, और उस रिटर्न के 2 पिक्चर हैं दरअसल। अगर हम इस साल के 7 महीने की बात करें, अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे,
यानी कि जनवरी से अब तक का प्रदर्शन देखेंगे तो आपको पिक्चर थोड़ी अलग दिखेगी। अगर आप अगस्त का प्रदर्शन देखेंगे तो थोड़ी सी आपको अलग तस्वीर दिखेगी, उसको लेकर थोड़ी चिंता भी होगी। शुरुआत करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज से। 42% ये ईयर टू डेट ये शेयर चला है। अगस्त में करीब करीब 12.25% के आसपास की इसमें गिरावट आई है। मैक्रोटेक की अगर हम बात करें तो ये शेयर 39% चला है, बड़ी तेजी। मतलब कहां इंडेक्स में निफ्टी की बात करें तो 4 से 5% की साल भर के आसपास की मूव रही है, वहीं ये शेयर 30%, 40% शेयर चले हैं। लेकिन मैक्रोटेक में पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो करीब 6-6.25% के आसपास की गिरावट आई है। डीएलएफ 38% चला है, 6% गिरा है। ओबरॉय की बात करें तो वहां पर भी स्थिति यही है, वहां पर यह शेयर चला है करीब 29-30% और गिरा है 3%, थोड़ी सी कम है। उसके अलावा जो थोड़े से छोटे प्लेयर हैं, अगर हम ब्रिगेड की बात करें, प्रेस्टीज, फिनिक्स मिल्स, सनटेक, शोभा, इनके शेयरों में 10 से 20-25% के आसपास की तेजी आई है, लेकिन ये शेयर थोड़े से गिरे भी कम है अगर हम पिछले 10 दिन के आसपास की बात करें तो चूंकि शेयर इतने चले हैं, सवाल ये उठ जाता है कि क्या वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, क्या वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता है। शेयर अगर ये कूल ऑफ हो रहे हैं तो आपके लिए क्या एंट्री के लिए बेहतर पॉइंट मिलने वाला है। वामाक्षी आप बताइए जरा, आप ये जो वैल्यूएशन वाला जो पिक्चर है ना, इसको कई बार लोगों नजरअंदाज कर देते हैं, बट होता बड़ा क्रूशियल है। आप बताइए कि वैल्यूएशंस के अभी जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कंफर्टेबल लेवल पर है या उसको लेकर कोई टेंशन दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस, जैसे कि शेयर्स का प्राइस बढ़ता गया है, वैसे वैल्यूएशंस भी जो अगर देखें हम प्राइस टू बुक पे कंपेयर करते हैं जनरली रियल एस्टेट प्लेयर्स को, तो उनका जो वैल्यूएशन भी है ना, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम देखें सारी ही वैल्यूएशंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के देखिए, डीएलएफ का देखें, तो लार्जली ये सारे वैल्यूएशंस जो है अपर एंड पर नज़र आ रहे हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करते हैं 5 ईयर एवरेज के साथ। अगर हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है करीब 4 टाइम्स पर, और इनफैक्ट उनका जो 5 ईयर एवरेज प्राइस टू बुक है वो करीब 4.77 टाइम्स पर है। तो लार्जली अगर हम देखें वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक्स तो थोड़े एक्सपेंसिव नज़र आ ही रहे हैं, और इसी के चलते शायद थोड़ा सा दबाव बन रहा है स्टॉक्स पर अगस्त के महीने में। ठीक है, तो वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। गौरांग सर आप कह रहे हैं कि अच्छी वाली कंपनियां लीजिए, अच्छी वाली कंपनियां लीजिए, मान लिया आपकी बात, लोग भी मान लिए आपको भी, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन वाला पिक्चर देखिए कहीं कुछ कंसर्न, कोई दिक्कत, या फिर कई बार ये भी कहा जाता है, तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अच्छी चीज है, थोड़ी महंगी तो मिलेगी। क्या ये बात, ये जो प्रीमियम है आप देना चाहेंगे रियल एस्टेट कंपनीज को? अगर हाँ तो आपके फेवरेट कंपनीज कौन सी हैं, जरा वही बताई दीजिए। देखिए अभिषेक, ये बात मैंने भी आपसे कई बार कही है कि अगर आप बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो आप स्वाभाविक है अच्छी चीज ही खरीदेंगे। कोई खराब चीज उठा करके थोड़ी घर पे लेके आएंगे क्योंकि उसके दाम कम है, और अच्छी चीजों के दाम भी थोड़े बहुत ऊपर के तरफ होते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय। अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो पहले आप देखेंगे कि भाई वो प्रोजेक्ट जो है वो किसने बनाया है, जो कंपनी है उसकी काबिलियत क्या है, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहे हैं, वैल्यूएशन को लेकर के, मूल्यांकन को लेकर के क्या जस्टिफाइड है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, एमिनिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को ये नाम बताने से पहले ये फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने का मन बनाते हैं तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वोलेटाइल सेक्टर है, उठापटक ज्यादा होती है, गिरावट अगर बाजार में आती है तो सबसे धराशायी पहला ये सेक्टर हो जाता है, और उसी तरीके से अगर बाजार में बढ़त आती है तो ये थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म भी करता है। मूल्यांकन को लेकर के अच्छी कंपनियों के मूल्यांकन ऊपर की तरफ होंगे तो आपको वैसे दाम चुकाने पड़ेंगे। नाम जो है हमारे पास तो 5 कंपनियां हैं अभिषेक, जो हमारी खरीदारी की सूची में है बुनियादी तर्क के आधार पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और डीएलएफ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाजार में थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति है, लेकिन नीचे के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं। तो नीचे के तरफ के दायरे में जो अब आपको मौका मिलता है तो आप ये ना करें कि आप समय टाइमिंग द मार्केट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ट्राई टू गिव मोर टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट्स। ये बात मैं हमेशा लोगों को मैं कहता हूं, टाइमिंग करने से आएंगे आप बाजार में तो कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 5 नाम हमने बताए, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है, समय सीमा का कोई गुंजाइश नहीं है, पर्याप्त समय सीमा है लंबी अवधि के लिए, तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे तिकड़ों में किश्तों में निवेश शुरू कीजिए और गिरावट पर और जोड़ते हैं।
ठीक है, तो टाइमिंग मत कीजिए। टाइमिंग क्रिकेट के लिए ठीक है, बाकी जगह भी अप्लाई होता है, लेकिन शेयर मार्केट ही एक वो जगह है जहां पर टाइमिंग अगर आप करने जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, और ऐसा गौरांग सर भी आपके लिए कह रहे हैं। गौरांग सर, एक और चीज आप जो बता रहे हैं कि प्रीमियम तो देना पड़ता है, आप ही बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? घर खरीद रहे हैं या फिर शेयर खरीद रहे हैं? नहीं, हम फिलहाल तो सीधे सीधे निवेश नहीं कर सकते अभिषेक, क्योंकि काफी कुछ पाबंदियां हैं हम जैसे विशेषज्ञों के लिए, डिस्क्लोजर काफी देना पड़ता है। तो हमने काफी लंबे समय से एक नियम या एक कानून हमने हमारे लिए बना के रखा है, वो है कि अगर हमारी तनख्वाह 1 तारीख को आती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में जितने ज्यादा से ज्यादा निवेश करना हो हमें वो कर देते हैं। और ज्यादातर हमारा जो निवेश है वो एसआईपी के माध्यम के द्वारा अलग अलग फंड में, अलग अलग कैटेगरी के फंड में हम निवेश कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा खर्च कम हो जाता है। तो एक बहुत ही सरल सा उपाय है, रॉकेट साइंस नहीं है। कि पहले क्या होता था अभिषेक, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। हमारे लिए हमने वो ना बदलाव किया है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे अपने जीवन में अभिषेक, तो आपका खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है गौरांग सर, एक और चीज है जो आप क्लियर कीजिए। देखिए, रियल एस्टेट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो अक्सर ये कहा जाता है और ये देखने को मिला भी है कि रियल एस्टेट की एक साइकिल होती है, और वो साइकिल बड़ी लंबी होती है, कई बार 6 साल 8 साल चलती है, तेजी की भी। और अगर गिरावट किया जाए या फिर गिरावट की जगह अगर हम स्टैग्नेशन शब्द का इस्तेमाल कर लें, अगर उसका आ जाए, तो भी 6-8 साल चलता है। आप ये बताइए कि ये जो तेजी की साइकिल है, आप इसको कितना देख रहे हैं? और ये पूछने के पीछे मेरे मन में शंका ये है कि देखिए, कोविड का जब टाइम था, उसके बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई, तो क्या था ना कि 2-3 चीजें थी। एक तो क्या थी कि डिमांड वाली भी फैक्टर था, कहीं ना कहीं भाव सस्ते हो गए थे, ब्याज दरें कम हो गई थी, और जिनको कैश की जरूरत थी अपने घर बेच रहे थे, जिनके पास कैश पड़े थे वो घर खरीद रहे थे, भाव बड़े आकर्षक थे। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं वो परिस्थिति अब बदल सी गई है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी पोटेंशियल इतनी है कि ग्रोथ अच्छी बरकरार रख सके ये सेक्टर? देखिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा, और ये उदाहरण मैं बंबई शहर को लेकर के आपको दूंगा। 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं महाराष्ट्र में, खास करके बंबई जैसे शहर में, जहां पर जमीन को लेकर के हमेशा किल्लत होती है, क्योंकि बंबई शहर बना ही 60 टापुओं को एकत्रित कर करके बंबई शहर बना है। 7 आइलैंड्स केम टुगेदर एंड दैट्स हाउ मुंबई सिटी केम टू एग्जिस्टेंस। ये मैं पहले इतिहास की बात कर रहा हूं। अभी जो हो रहा है, पहले तो ये जो ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है करीबन 22 किलोमीटर का, जो कि एक बहुत बड़े लैंड मास को जोड़ेगा बंबई शहर के साथ, अलीबाग वगैरह जो भी है उसको जोड़ देगा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा स्लम लैंड पार्सल है जिसका नाम है धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। वहां पर अभी अभी कुछ गतिविधि ऊपर की तरफ होना शुरू है, और उस लैंड पार्सल को रीडेवलपमेंट करने की बात हो रही है। ये एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है अभिषेक। उसके साथ ये जो रीडेवलपमेंट की मैंने बात की, चाहे वो सिंगल बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो, या बड़ी सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट हो, इसको लेकर के क्या होगा कि अवेलेबल स्पेस जो है वो बढ़ेगी आने वाले समय में, और ज्योग्राफिकल स्प्रेड होगा, क्योंकि ट्रांस हार्बर लिंक आ रही है, धारावी जैसे स्लम्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है। एस्पिरेशंस जो है अभिषेक, यानी कि जो आज के जो मिलेनियम्स है, उनको अब ये लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक तो सर के ऊपर एक छत हो, यानी कि घर हो, दूसरा बीमा हो हमारे पास, और तीसरा बचत हो। खर्च तो करते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी जो हमारी है करीबन 35% की, जिनकी उम्र 30 से 28 साल के बीच में या उससे कम है, उनके एस्पिरेशन अब बढ़ रहे हैं और उनके तरफ से मांग आ रही है। और एक कॉमन मैन भी, आम आदमी भी अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है लोगों की, लोग बचत कर रहे हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज हमारे जीवन में हो वो, ताकि हमें आगे जाने वाले भविष्य में परेशानी ना हो। तो जो ये बदलाव हो रहा है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो एस्पिरेशंस जो है वो कहीं ना कहीं सेक्टर को ड्राइव करती रहेंगी, इमारतें बनती रहेंगी, शेयर चलते रहेंगे, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे रहेंगे, क्योंकि ये कहावत जो है कि अच्छी चीज महंगी होती है और ये रियल एस्टेट पर भी लागू होती है। तो गौरांग सर ने आपको जो 5 जो शेयर बताए हैं, इंक्लूडिंग डीएलएफ, आप उन पर फोकस कीजिए, वैल्यूएशन अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं
हम देख रहे हैं ब्याज दरों वाला थोड़ा सा अगर कंफर्ट मिल जाता है तो शायद और रफ्तार यहां से तेज हो जाएगी। खैर, इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। वामाक्षी, आपका बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत रिसर्च निकालने के लिए, एक शानदार टॉपिक चुनने के लिए। गौरांग सर, आपको भी थैंक यू बोलेंगे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीजें क्लियर करने के लिए और अपने पसंद के शेयर भी बताने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में इतना ही। आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।